ऑलराइट डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेलो रंगीन शादी वकील। और आज की इस वीडियो में हम 10th का पार्ट दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया, उसमें 10th का फंडामेंटल डाले थे और किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ 10th इंपॉर्टेंट है और वहाँ सीखा था। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ हम यूसेज भी देखेंगे, है ना। तो चलिए, तो एक बार लास्ट का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा जो पढ़ा था तो मैंने आपको बताया, देखो एक्सेस ऑफ स्टेट होती है indefinite, continuous, perfect और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनडेफिनिट स्टेट का आप यूज तब करते हो जब कोई एक्शन फ्रीक्वेंट हो या परमानेंट। परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए आप इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एन एक्शन यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस स्टेट कब करते हैं? जब कोई एक्शन टेम्पररी हो, टेम्पररी ऑनगोइंग एक्शंस के लिए हम कॉन्टिन्यूस स्टेट यूज करते हैं। परफेक्ट जब कंप्लीट और डन एक्शंस के लिए, कंप्लीट और डन एक्शंस के लिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शुरू हो और जब उसके बारे में हम बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को वैलिड हो। तो एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, ये हमारा बेसिक्स था कि आप इनका यूज अब तक करते हैं। फिर मैंने आपको टाइम के बारे में बताया था कि टाइम को आप दो तरीके से दिखाते हो, एक पॉइंट में, एक ड्यूरेशन। एक बात आप और नहीं सीखिए कि टाइम के रेफरेंस भी दो होते हैं, एक टाइम ऑफ रिलेशन और एक टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो कोई टाइम कब हुआ, कोई एक्शन कब हुआ और उस एक्शन को आप कब रिपोर्ट कर रहे हो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते देखिए। रिलेशन और रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? अलीना gave the letter at 6 PM। अलीना gave the letter at 6 PM। अब आप देखिए, posted will, ये तीन है। अलीना द लेटर एट 6 PM, टाइम ऑफ रिलेशन और रिपोर्टिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं तो ये इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, अगर पोस्ट लिख रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, और ये फ्यूचर। अब इसमें आपको ऑप्शन भरना है। अलीना अगर पोस्ट करेंगे तो अगर पोस्ट करते तो इंडेफिनिट टेंस फ्रीक्वेंट हैबिट हो जाएगी। क्या पोस्ट आ सकता है? पोस्ट नहीं आ सकता। इसकी एक वजह ये है कि द लेटर आपने लिख दिया, द लेटर एक पर्टिकुलर लेटर है, एक ही टाइम पर पोस्ट होगा। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अलीना पोस्टमैन हो और वो लेटर को पोस्ट करती हो, ठीक है, और 6 बजे ही लेटर को पोस्ट करती हो। लेकिन अगर द लेटर है तो स्पेसिफिक लेटर है, एक ही टाइम पर पोस्ट होगा, बार बार तो किया नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से नहीं आ सकता। अच्छा, अगर आप पोस्टेड करोगे, देखो अगर आप पोस्टेड करोगे तो ये जो 6 PM है ये पास्ट हो जाएगा, मतलब ये वाली बात आप 7 PM पर बोल पाओगे पोस्टेड के केस में, ठीक है, तो ये पास्ट हो जाएगा। अगर हम विल पोस्ट बोलें तो विल पोस्ट मतलब ये वाली बात आप 6 PM से पहले बोलोगे, ठीक है। तो इसमें पोस्टेड भी आ सकता है और विल पोस्ट भी आ सकता है। जब आप पोस्टेड बोलोगे तो 6 PM जो है वो पास्ट का पॉइंट हो जाएगा, अगर विल पोस्ट बोलोगे तो 6 PM फ्यूचर का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ रिलेशन और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये चीज़ आपकी। एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मंडे है, पोस्ट क्यों लिखेंगे? क्या पोस्ट क्यों लिखेंगे इसमें? पोस्ट क्यों नहीं लिख सकते बाबू? पोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई हैबिट दिखानी हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो, परमानेंट एक्शन हो। अब एक द लेटर है, एक स्पेसिफिक लेटर है, तो एक लेटर को एक ही बार पोस्ट किया जाएगा। अगर ठीक है, अलीना को आप पोस्टमैन मान सकते हो। अगर ये द लेटर नहीं होता तो हम पोस्ट भी लिख सकते थे, अलीना पोस्ट लेटर्स एट 6 PM, लेकिन द लेटर है तो एक डेफिनेट लेटर है, एक ही बार पोस्ट होगा,
ठीक है, इसी वजह से पोस्ट नहीं कर सकते। देखो टाइम ऑफ रिलेशन सर दोनों आएंगे ना, फिर तो पोस्टेड भी आएगा और क्या विल पोस्ट भी आएगा दोनों। हाँ दोनों आ सकते हैं। अगर आप पोस्टेड कहोगे तो ये वाली बात आप 6 PM के बाद बोलोगे, 6 PM पास्ट का पॉइंट हो जाएगा। अगर विल पोस्ट बोलोगे तो 6 PM फ्यूचर का पॉइंट हो जाएगा। दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन पोस्ट नहीं आ सकता। अब आप देखो, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। ये टुडे है, टुडे प्रेजेंट है, टुमारो फ्यूचर है, और यस्टरडे पास्ट है। ये टाइम के कैटेगोरिकल पॉइंट है। यस्टरडे पास्ट हो गया, टुडे प्रेजेंट, टुमारो फ्यूचर। लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूँ, देखना जरा, मैं आपसे कहूँ मंडे क्या है, मंडे क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो अभी कुछ नहीं बता सकते। देखो बाबू, मंडे, मंडे से प्रेजेंट है, अगर मंडे से बात करें तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर हम संडे से बात करें तो मंडे फ्यूचर हो जाएगा। और अगर हम ट्यूसडे से बात करें तो पास्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में? जैसे मैं 2022 कह रहा हूँ, 2022 क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर 2022 की बात करूँ प्रेजेंट से, 2020 से तो ये प्रेजेंट, 21 से बात करूँ तो फ्यूचर, 23 से पास्ट। तो अभी कुछ नहीं था, अब सब कुछ हो गया। टाइम ऑफ रिलेशन, टाइम ऑफ रिपोर्ट, ये चीज़ आपको समझ आ रही है? वेरी गुड। ये चीज़ देखना होगा। इसी को थोड़ा सा और बात है, रिलेशन और रिपोर्टिंग क्या मतलब होता है इसका। देखना जरा, I am was a building shy in childhood. I am was a building shy in youth. I am was a building shy in the old age. आप ये यूज करो, ठीक है। एम प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज पास्ट, विल बी फ्यूचर। फिर आपने लिखा शाई इन चाइल्डहुड, इन यूथ, इन ओल्ड एज। इन चाइल्डहुड लिखा, ये टाइम लिखा, इन यूथ ये टाइम लिखा, इन ओल्ड एज ये टाइम लिखा। अब आप एक चीज़ देखो, हमारी यही स्टेज ऑफ लाइफ होती है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद ये कबर, और ये अम्मा की गोद, यहाँ पर हम वो कर रहे हैं वूम, ठीक है। ये 3 स्टेजेस होती है। अगर आप ये वाली बात, अब वहाँ पर भरना आपको है, आई एम शाई इन चाइल्डहुड। अगर ये वाली बात बोलो, आई एम शाई इन चाइल्डहुड, तो ये मेरी बात बोल पाओगे? अगर एम शाई इन चाइल्डहुड बोलेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा ना, प्रेजेंट चाइल्डहुड प्रेजेंट हो जाएगा। तो फिर आपको ये वाली बात बोलने की जरूरत ही नहीं है, आई एम शाई इन चाइल्डहुड। आप सिंपली ये वाली बात बोलो ना, आई एम शाई चाइल्डहुड बताने की जरूरत है क्या? अगर आप चाइल्डहुड में ही हो तो आपको ये वाली बात बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आई एम शाई, ठीक है। तो यहाँ पर तो आई आएगा, एम नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप बोलोगे आई वॉज शाई इन चाइल्डहुड, तो मतलब अगर वॉज बोलोगे तो चाइल्डहुड पास्ट हो जाएगा ना। तो मतलब या तो आप यूथ में होगे या फिर ओल्ड एज में होगे। मतलब यूथ से भी चाइल्डहुड पास्ट है और ओल्ड एज से भी चाइल्डहुड पास्ट है, ये तो बोल सकते हो आप, सही है ना? ये पास हुआ है। क्या आप नहीं बोल सकते हो आई विल बी शाई इन चाइल्डहुड? अगर आप विल भी बोलोगे तो चाइल्डहुड फ्यूचर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओल्ड एज से फ्यूचर। अच्छा, ओल्ड एज से फ्यूचर होगा चाइल्डहुड। अगर आप आई विल बी शाई इन चाइल्डहुड बोलोगे तो चाइल्डहुड फ्यूचर हो गया। मतलब यहाँ पर आप अम्मा की गोद से बोल रहे हो, वूम से बोल रहे हो, लेकिन वूम से जाके तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा।
तो यहाँ पर सिर्फ यही चाहिए आई वॉज शाई इन चाइल्डहुड, तो मतलब या तो आप यूथ में हो या ओल्ड एज में हो, दोनों से चाइल्डहुड पास्ट हो जाएगा। नीचे आ जाओ, आई एम ए बहुत विल बी शाई इन यूथ। अभी अगर आई एम तो अभी नहीं बोल पाओगे, क्यों? क्योंकि अगर आप शाई हो यूथ में, जवानी में आप शर्मीले हो, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जवानी में शर्मीला हूँ, सिंपली बोलो आई एम शाई। क्योंकि अगर आई एम शाई इन यूथ बोलेंगे तो यूथ एज आपका प्रेजेंट हो जाएगा, यूथ एज प्रेजेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसी तो गलत हो जाएगा। इसका पास्ट का होगा। रुको, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी ना। आई एम शाई इन यूथ बोलोगे नहीं आप, आई एम शाई नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम ये बोले आई वाज शाई इन यूथ, तो अब मतलब यूथ पास्ट हो जाएगा, तो फिर मतलब यहाँ से ओल्ड एज से तो ये पास्ट होगा, तो मतलब आप बुढ़ापे में हो, मतलब बुढ़ापे में बोलते हैं हम कि आई वाज शाई इन यूथ, ठीक है, तो यहाँ से पास्ट हो जाएगा, सही है। इसे क्या आई विल बी शाई इन यूथ बोल पाओगे? अगर आप विल बी शाई इन यूथ बोलोगे तो मतलब आप चाइल्डहुड में होंगे, है नहीं? मतलब ये आपके लिए फ्यूचर हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, अभी जब आपकी शादी होगी शर्माओगे, जब जूत सालियाँ जूते चुराएंगे आपकी, तब और पैसे मांगेंगे तो शर्माओगे नहीं शर्माओगे? मतलब ये वक्त भी आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, समझ में आई वाली बात? लेकिन अच्छा नहीं चला, आई एम बहुत या विल बी शाई इन ओल्ड एज। अच्छा, ओल्ड एज में एम बोल पाओगे क्या? ओल्ड एज में एम तो अगर आप ओल्ड एज में शायद तो सिंपल से बोल दो ना आई एम शाई, मुझे बताने की जरूरत ही क्या है कि आई एम शाई इन ओल्ड एज, एम नहीं आएगा। बहुत बोल पाओगे अगर आई वाज शाई इन ओल्ड एज, अगर बहुत बोलोगे तो ओल्ड एज क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। फिर ये वाली बात जाके कवर में बोलोगे, कवर में मुनकर नकीर से ही बोल सकते हो और किसी से नहीं बोल सकते, ठीक है? तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। ये नहीं बोल रहे। अच्छा, विल भी शाई बोलोगे तो विल भी शाई बोलने का मतलब क्या? ओल्ड एज आपके लिए फ्यूचर हो जाएगा। तो ये वाली बात आप बचपन से भी बोल सकते हो और जवानी से भी बोल सकते हो, यहाँ पर ये हो सकता है। किसी बात समझ में आई? यस। तो देखो इस तरीके से टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और टाइम ऑफ रिलेशन अगर समझ में आ गई, वेरी गुड। चलो भाई, ये अभी तक बेसिक्स था और अब क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो वाला हाँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक तो सिर्फ बेसिक्स ही था, तुम लोग जो तुम्हें जानना ज़रूरी था। अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बेसिक हम, अब बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। देखो पहला सवाल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, आपने आर लर्निंग लिखा, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, हम इसको टेम्पररी एक्शन मान लेंगे कि अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एनीवे, अब मैंने वी आर लर्निंग इंग्लिश इसको काट के इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, एवरी डे। क्या जोड़ दिया? अब ये एवरी डे जो है इसमें ये बता दिया कि जो लर्निंग इंग्लिश है एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। कैसा हो गया? फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस को हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं ना, इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात चली तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दो, वी लर्न इंग्लिश एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं लिखा था तो वी आर लर्निंग इंग्लिश भी ठीक था, लेकिन अब एवरी डे लिख दिया तो एवरी डे वर्ड में, ठीक है, ये एडवर्ब है, एवरी डे वर्ड ने जो है सिंपली ये क्लियर कर दिया कि ये फ्रीक्वेंट एवरीडे ने इंडेफिनिट क्लियर कर दिया हमको। हाँ। फ्रीक्वेंट ही एवरी उसमें डे। हम लर्न कर दिया। ये कर देखो, इंग्लिश इज एवरीडे। तो ये तो हो गया टाइम। एवरी डे ने क्या बता दिया आपको? टाइम क्या टाइम बता दिया। तो आपको ये वाली बात याद रखना, टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगर आप एवरी डे ना लिखें तो वी आर लर्निंग इंग्लिश ठीक है, कोई गलती नहीं, लेकिन जब आपने एवरी डे लिख दिया तो आप टाइम लिख दिया, तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को यूज कर दो। एक और देखो, they have seldom made mistakes। क्या वो आपने have seldom लिखा, परफेक्ट टेंस लिख दिया। परफेक्ट टेंस कंप्लीट और डन एक्शन के लिए यूज होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट लिख दिया। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा? सेल्डम।
सेल्डम जो वर्ड है ठीक है, सेल्डम वर्ड एडवर्ब है और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है ऑफ्टन, इसका अपोजिट ऑफ्टन होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है। ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आप हैव मेड लिखते तो परफेक्ट टेंस हो गया, लेकिन अगर आपने सेल्डम लिख दिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो ये एक्शन कैसा हो गया? फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया, नहीं हो गया? फ्रीक्वेंट एक्शन इंडेफिनिट टेंस काटो पूरा, ऐसे लिखो, दे सेल्डम मेक मिस्टेक। अगर ये वर्ड सेल्डम ना लिखा होता तो सेंटेंस पूरा सही था, दे हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है, दे हैव मेड मिस्टेक। लेकिन अब सेल्डम लिख दिया तो सेल्डम मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंट एक्शंस को इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दे सेल्डम मेक मिस्टेक्स। ये चीज़ आपके समझ में आई? ठीक है, एक और देखना, इट इज़ यूजुअली रेनिंग हेयर हैवीली। अब वो आपने इज रेनिंग लिखा, इज रेनिंग का मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज आप तब करते हो कोई एक्शन टेम्पररी हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो, तो कोई गलती नहीं। लेकिन फिर आपने इसमें यूजुअली लिख दिया, यूजुअली जो है ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसका मतलब जनरली होता है। अब इस जब यूजुअली आपने एडवर्ब लिख दिए, टाइम डिनोटिंग वर्ड लिख दिया, तो इससे ये वाली बात क्लियर होगी कि ये एक्शन फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट एक्शन को किस में लिखते हैं? इंडेफिनिट टेंस में। तो अब इसको काट के क्या लिखूं? यूजुअली रेन्स हेयर। अगर यूजुअली वर्ड नहीं होता तो हम ऐसे लिख सकते थे, इट इज रेनिंग हेयर हैवीली, ठीक है। लेकिन यूजुअली वर्ड ने बता दिया कि फ्रीक्वेंट एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन इंडेफिनिट है, ठीक है। इसी आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंट एक्शंस को इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो, मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफ्टन, नेवर, यूजुअली, जनरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, एवरी डे वगैरह etc। अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, अगर ये किसी सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो उनके साथ आप इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। किसका? क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखा है, इंडेफिनिट, पहली बार, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर बात यही नहीं है, अभी आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। ऑलवेज और नेवर के भी हम अभी दूसरे टेंसेस में भी करेंगे। चलो आगे देखते हैं। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपने इज बॉइलिंग लिखा, इज बॉइलिंग कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस हम टेम्परेरी एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके ये टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है। अब आप देखो, आपने एट 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, क्या लिखा बाबू? जब टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचता है
तभी आप बोलते हो कि वाटर बॉयल कर रहा है। अगर 99 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो क्या बोल सकते हो कि वाटर बॉयल करेगा। जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है, 100 डिग्री से कम होगा तो वाटर बॉयल नहीं करेगा 100 में। तो ये फैक्ट हो गया। क्या हो गया? ठीक है, मतलब अगर अभी भी अगर 100 डिग्री पे हम पानी को गर्म करेंगे तो बॉयल करेगा। पास्ट में भी अगर किसी ने 100 डिग्री पे पानी को रखा होगा तो वाटर बॉयल ही किया होगा। फ्यूचर में भी अगर कोई 100 डिग्री पर पानी को रखेगा तो वाटर बॉयल ही करेगा। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसका टाइम से लेना देना कोई नहीं है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं क्योंकि ये फैक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं। इन पर टाइम के चेंज होने से कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, टाइम के चेंज होने से कोई असर नहीं पड़ता। पास्ट में भी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता था, प्रेजेंट में भी करता है, फ्यूचर में भी करेगा, ठीक है। एक और देखो, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब आपने लिख दिया इज रिवॉल्विंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दिया। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब टेम्परेरी एक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो, लेकिन आपको पता है अर्थ पास्ट में भी रिवॉल्व करती थी, अब भी कर रही है, फ्यूचर में भी करेगी। ज्योग्राफिकल फैक्ट है, टाइम के चेंज होने से अर्थ का इस एक्शन पर रिवॉल्विंग अराउंड द सन पर अर्थ के रिवॉल्विंग अराउंड द सन को कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात याद रखना, साइंटिफिक and geographical facts are expressed in indefinite tense. तो अर्थ जो क्या हो जाएगा, अर्थ revolves around the sun. तो साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को आप इंडेफिनिट टेंस के थ्रू लिखा करो, या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट। साइंटिफिक और ज्योग्राफी का मतलब सिंपली ये हो गया यूनिवर्सल फैक्ट। इसकी सब कैटेगरी होगी। तो यूनिवर्सल फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और देखो, इट विल टेक टू मेक अ क्वेरल। हाउ विल टेक लिखा आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा, टू मेक अ क्वेरल में झगड़ा करना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। बाबू ये सेंटेंस है गलत, एक्चुअली ये प्रोवर्ब है। सर इसका मीनिंग तो बताओ एक बार। ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहने का मतलब ये है कि if there is a quarrel then certainly there will be at least two parties involved and both the parties would have some level of contribution in the quarrel, ठीक है, ये मतलब होता है। तो it will take two मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों लोगों की कोई गलती होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये इंग्लिश प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब्स क्या होती है बाबू, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। प्रोवर्ब इंग्लिश मतलब प्रोवर्ब जो होते हैं वो ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश के जिनका मीनिंग उस सेंटेंस में यूज़ किए गए वर्ड से डिफरेंट होता है। प्रोवर्ब आर द रिजिड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस विच कन्वे द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। तो उसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं। प्रोवर्ब जो होते हैं रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनका जो मीनिंग होता है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सेम ही रहता है, ठीक है। पास्ट में भी यही होता था, फ्यूचर में भी यही है और प्रेजेंट में भी यही मीनिंग है, ठीक है। तो प्रोवर्ब को भी हम इसी वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। एक बार बता देता हूँ, ये तो फैक्ट होगा ना, चल फैक्ट नहीं हो, क्यों? प्रोवर्ब है मुहावरा, एक मुहावरा। हाँ। प्रोवर्ब फैक्ट भी है, फैक्ट मानो कुछ भी मानो, लेकिन मुहावरा यही है, इंग्लिश में मुहावरा है। ऑल दैट इज ग्लिटरिंग इज नॉट गोल्ड। बाबू हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती,
ये भी एक मुहावरा है, तो आपने इफ ग्लिटरिंग लिख दिया, ये गलत हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे दैट ग्लिटर्स लिखो, क्या लिखो, एक बार बता देता हूँ, इट इज टेकिंग टू टैंगो, तो क्या ना ताली एक हाथ से नहीं बचती, इज टेकिंग लिख दिया आपने, अब ये भी एक मुहावरा है, तो क्या लिखो, इट टेक्स। तो प्रोवर्ब एंड इडियम, जैसे एक मैं और बता देता हूँ, डायमंड इज कटिंग डायमंड, डायमंड इज कटिंग डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। अब इस कटिंग आपने लिख दिया, ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि ये मुहावरा है, डायमंड कट्स डायमंड। सर लिखवा दीजिए ना आप के प्रोवर्ब और ये टाइमिंग, ये सब को आप इसमें और कितने हैं इनको हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, वाली बात करो, लिख दीजिए आप एक साथ। उसमें क्वेश्चन किस बेस पे होगा? प्रोवर्ब एंड इडियम। इडियम्स। मोबाइल बंद करो अपना, किसका मोबाइल है? एक्सप्रेस्ड इन इंडेफिनिट टेंस। अब प्रोवर्ब में कोई शीट दे दूँ वो तो याद कर लेंगे। तुम्हारे मोबाइल में बहुत कॉल आ रही है, हाँ बाहर जाके बात करो, बाहर। हाँ वो रस्ते के बात कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्कर चेंज कर देते हैं, है ना। चलो भाई देखो, वी हैव इन्फॉर्म हिज पेरेंट यस्टरडे, ठीक है। आपने हैव इन्फॉर्म लिखा, फिर वैन परफेक्ट टेंस, फिर आपने यस्टरडे लिखा, पास्ट का टाइम, टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम है पास्ट का, टेंस है प्रेजेंट का, गलत हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस का यूज़ करते हैं, तो ये तो सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है। अच्छा अगर आप हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख लो, सिंपली मतलब आपका इसका कंप्लीशन का है, आप कंप्लीशन दिखाते हो, तो काम कंप्लीट हो गया होगा। परफेक्ट टेंस के थ्रू तो कंप्लीशन दिखाते हैं, है नहीं। तो अब टाइम आपने गलत लिख दिया, तो उसकी वजह से वो टेंस गलत हो, मतलब टेंस गलत लिख दिया, टाइम क्योंकि पास्ट का था, पास्ट के टाइम के हिसाब से पास्ट टेंस लिखना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर हमने अगर हैव इन्फॉर्म लिखा है तो एक कंप्लीशन दिखा रहा है, कंप्लीशन के लिए तो लिखा होगा। अब ये सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, परफेक्ट टेंस दिखाते हैं, परफेक्ट टेंस दिखाते हैं, इधर देखना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के थ्रू तो आप कंप्लीशन दिखाते ही हो, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू भी दिखाते हो। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू आप कंप्लीशन दिखाते हो, ये एब्सोल्यूट कंप्लीशन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट कंप्लीशन वो होता है। फ्यूचर और पास्ट परफेक्ट के थ्रू आप रिलेटिव कंप्लीशन दिखाते हो, और पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू भी आप
एब्सोल्यूट कंप्लीशन दिखाते हैं। देखो रिलेटिव कंप्लीशन और एब्सोल्यूट कंप्लीशन में क्या क्या डिफरेंस होता है वो बता दूँ, ठीक है। The patient had died after the doctor came, ठीक है। हैड डाइड आपने देखा, ये 5% देखा, ये काम डॉक्टर के आने के बाद हुआ। तो पहले काम जो हुआ एबल के ऐसे लिख देते, इधर से तुम रिलेट कर लिया तो ऐसे। कोई आदमी रिच है, वो पुअर भी हो सकता है, जैसे अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी अडानी से गरीब है, सबसे अमीर है। तो रिचनेस रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है नहीं, आप रिच भी, आप रिच और पुअर एट द सेम टाइम हो सकते हो रिलेशन में किसी के। जब आप पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हो तो उसमें जो एक्शन होता है, जो काम होता है, जो एक्शन कंप्लीट होता है, ये किसी दूसरे एक्शन के रेस्पेक्ट में पहले या बाद में कंप्लीट होता है। तो ये है रिलेटिव कंप्लीशन। ये है मतलब कोई एक्शन जो हुआ, जब वो हुआ तो कोई दूसरा एक्शन किस स्टेट में था, कोई दूसरा एक्शन जब जिस स्टेट में था उससे पहले वो एक्शन जो हुआ वो कंप्लीट हो गया था, नहीं हुआ था, इसको रिलेटिव कंप्लीशन कहते हैं। एब्सोल्यूट कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि सिंपली कोई एक्शन हुआ, उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं था, अपने आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई मतलब उस एक्शन को जरूरत नहीं है किसी दूसरे एक्शन के होने या ना होने। समझ में आ गया ये बात? एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ। आई एट अ मैंगो, I have eaten a mango। इसमें भी मैंने ईटिंग द मैंगो का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया, इसमें भी ईटिंग द मैंगो का काम कंप्लीट कर लिया। ये है एब्सोल्यूट कंप्लीशन। अगर एक देखना, इसको लिख देता हूँ, I have eaten a mango बिफोर यू केम। अब देखो यहाँ पर भी हैड ईटन आपने लिखा है, यहाँ पर भी आपने आम खा लिया है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये एक्शन जो है किसी दूसरे एक्शन के रेस्पेक्ट में कंप्लीट हुआ है। ये है रिलेटिव कंप्लीशन। ये क्या है? और ये है एब्सोल्यूट कंप्लीशन। ये क्या है? एब्सोल्यूट कंप्लीशन। इन एक्शंस को जरूरत नहीं है किसी दूसरे एक्शन के रेस्पेक्ट में कंप्लीट होने की। वहाँ पर लेकिन पास्ट परफेक्ट लिखा था, वो रिलेटिव कंप्लीशन है। देखो किसी के आने से पहले वो वाला काम हो गया। तो जब आप पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट लिखते हो तो वो रिलेटिव कंप्लीशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रिलेटिव कंप्लीशन का मतलब है कि किसी दूसरे एक्शन के रेस्पेक्ट में ये काम पहले हो जाते हैं, बाद में होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट एब्सोल्यूट कंप्लीशन दिखाते हैं, इनको दूसरे एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये खुद ब खुद कंप्लीट वाली स्टेट दिखाते हैं। इसी आपके समझ में आ गई? ये समझ में आया? रिलेटिव कंप्लीशन और एब्सोल्यूट कंप्लीशन, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन आप परफेक्ट टेंसेस के थ्रू दिखाते ही हो। परफेक्ट टेंसेस में जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो एब्सोल्यूट कंप्लीशन दिखाता है, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट रिलेटिव कंप्लीशन दिखाता है। अब आप देखो एब्सोल्यूट कंप्लीशन दो ही चीज़ें दिखाती है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ये दोनों सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। कंप्लीशन तो तीनों दिखाते हैं, ठीक है। कंप्लीशन तो चारों चीज़ें दिखाती है। अब आपने हैव इन फॉर्म लिख दिया बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा। परफेक्ट टेंस आपने क्यों यूज़ किया होगा कंप्लीशन दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपने पास्ट का टाइम लिख दिया, तो टाइम डिसाइड द टेंस, तो उसके हिसाब से तो ये प्रेजेंट का टेंस गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन ही बचते हैं, या तो आप देखो हैड इन फॉर्म लिखो, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीशन दिखाता है। लेकिन अभी मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीशन तो दिखाता है, वो रिलेटिव कंप्लीशन दिखाता है, किसी दूसरे के एक्शन के रेस्पेक्ट में दिखाता है, ठीक है। तो हैड इन फॉर्म आप लिख पाओगे? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कोई दूसरा एक्शन दिया हुआ नहीं जिसके रेस्पेक्ट में आप ये वाली बात बोलो। अच्छा, कंप्लीशन तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी दिखाता है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
इन्फॉर्म। इन्फॉर्म क्यों लिखा? पास्ट सेकंड। ठीक है, हैड इन्फॉर्म क्यों नहीं लिख सकते? सिंगल पास्ट परफेक्ट टेंस को आप सेंटेंस में नहीं लिखा करो, गलत होता है। सिंगल पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस में गलत होता है उसका यूसेज जनरली। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस रिलेटिव कॉम्प्लीशन दिखाता है। रिलेटिव कॉम्प्लीशन का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में वो काम होता है। ठीक है, तो पास्ट का टाइम था, इसके अकॉर्डिंग आप लिख दो। एक और देखना, एक एग्जांपल हो गया। आगे रुको भाई। They had sent me this gift 5 years ago. आपने had sent लिख दिया, had sent past perfect है, past perfect है, relative cooperation दिखाते। ठीक है, उसके बाद आपने 5 years लिख दिया, 5 years ago लिख दिया। ठीक है, देखो ये दो बात याद रखना। एज एन एडवर्ब, एगो मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द, प्रेजेंट से जब आप बैकवर्ड जाते हो तो उसके लिए एगो यूज किया करो, और जब पास्ट से बैकवर्ड जाते हो ये बता दो ना, बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, तो उसके लिए आप किसका यूज किया करो? बिफोर। जैसे इधर देखो, एगो, क्योंकि 2015 2022 से पास्ट है, लेकिन अब 2015 से मैं यहाँ चला जाऊँगा, मतलब 2017 से 2012 में चला जाऊँगा, तो यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा तो बिफोर। लेकिन आप अगर मैं डायरेक्टली 22 से यहाँ जाऊँ तो फिर एगो। समझ में आया? तो देखो अगर मैं 22 से 17 में जा रहा हूँ तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूँगा, लेकिन अगर मैं 17 से 12 में जा रहा हूँ तो पास्ट परफेक्ट का। लेकिन अगर 22 से डायरेक्ट 12 में चला जाऊँगा तो फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट ऑफ पास्ट होता है, पास्ट का भी पास्ट। ये देखो 2012 2017 से पास्ट ऑफ पास्ट है या नहीं, लेकिन अगर 2022 से करो तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, फिर तो पास्ट ही हो जाएगा। जब पास्ट के लिए यूज करना हो तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखो 5 years ago, अगर आप ये लिख लो तो इसको बोलेगा बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट प्रेजेंट, तो यहाँ पर आ जाओगे तो वो तो पास्ट परफेक्ट गलत लिख दिया आपने। क्या लिखो? क्या लिखो? सेकंड फॉर्म है ना सर? क्या? ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है ना सर? हाँ सेकंड फॉर्म। एक और सवाल है। When he met us, he had worked 5 years ago. वर्कड आवेगा सिर्फ देखो when he met us, he had worked 5 years ago। अब आप देखो इसी को मत कहते हैं। मान लो ये प्रेजेंट है,
आप मैट यूज़ कर रहे हो तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मैट यूज़ कर रहे हो तो मतलब यहाँ कहीं वो मिला होगा, यहाँ कहीं मिला होगा नहीं होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पर 2011 में वो मिला। फिर आपने लिखा ही हैड वर्कड 5 years ago। जब आप मिले थे तो उस मिलने से पहले वो 5 साल काम कर चुका था, तो मतलब तो उसने काम यहाँ पर कर लिया होगा ना। तो एक बार हिंदी बता दो इसकी। हिंदी नहीं था, देखो अगर कह रहे हो व्हेन ही मेट अस, वो आपको यहाँ मिला, 2022 चल रही, वो आपको मान लो कि 2020 में मिला, 2021 में मिला। और फिर आप बोल रहे हो कि ही हैड वर्कड 5 years ago, तो मतलब 5 साल वो काम कर चुका था। जब वो मिला। हाँ, जब वो मिला तो मतलब मिलने से पहले ये काम 5 साल वो कर चुका था, मतलब ये वाला काम वो 2021 2016 तक वो 5 साल काम कर चुका था। अब आप देखो ये वाली बात बोल कब रहे हो आप, प्रेजेंट में बोल रहे हो, अब मिले यहाँ पर हो आप पास्ट में, फिर पास्ट से भी वो पास्ट में 5 साल पहले काम कर चुका था। ठीक है, तो आप इसके लिए मैं एगो यूज करूंगा या बिफोर? ये टेंस तो मेरा सही है, हैड वर्क टेंस मैंने सही यूज किया है ना। तो सब फिर बिफोर। अब मैंने ये टाइम गलत यूज कर लिया, यहाँ क्या यूज कर दूँ? बिफोर। अभी तो मैंने बोला टाइम डिसाइड द टेंस, लेकिन टाइम को अगर एगो के साथ में वो कर दूँ, वर्क कर दूँ तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार मैट लिख चुके हो। ठीक है, तो उससे पहले वो 5 साल काम कर चुका था, तो आप टाइम चेंज कर दिया। ठीक है, देखो कितने टाइम की होगी वीडियो, हो गया। 40 मिनट। चलो चलो ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, बाय बाय।